बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। और हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। अपना खास ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और दिन का आगाज हमेशा मुस्बत सोच के साथ करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत ही खूबसूरत बात। और आज प्रोग्राम का आगाज हम ओपरा विनफ्री की इस खूबसूरत बात से करेंगे। उनका ये कहना है कि इफ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव मोर। इफ यू लुक एट व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ यू विल नेवर हैव इनफ। बहुत ही खूबसूरत बात। अगर आप देखें कि आपके पास जिंदगी में क्या है तो आपके पास हमेशा बहुत कुछ होगा। अगर आप देखते हैं कि आपके पास जिंदगी में क्या नहीं है तो आपके पास कभी भी काफी नहीं होगा। बिल्कुल। और इसका अगर सादा अल्फाज में हम कहें तो मतलब ये बनता है कि जो बात मैंने कही कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो नेमतें आपके पास हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करें और उन चीज़ों की तरफ देखें कि जो चीज़ें आपके पास हैं। और अगर आप उन चीज़ों को कंसिडर करना शुरू कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी चीज़ से महरूम रह गए हैं, बल्कि आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि आप बहुतों से बेहतर हैं। और जब हम वो नेगेटिव सोच की बात है ना कि जब हम लोग ज़्यादातर उन चीज़ों पे गौर करना शुरू करते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और हम दूसरों की तरफ देखते रहें, यानी कि अपने से ऊपर देखते रहें तो फिर आपके अंदर हसद भी पैदा होता है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि व्हाट यू हैव एंड आप कितने ब्लेस्ड हैं। अगर हम अपना मवाजना उन लोगों से करेंगे जिनके पास हमसे ज्यादा है तो हम कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। और अब हम बात करेंगे जी ओपरा विनफ्री की कि वो कौन थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को उनका पता भी होगा बिकॉज शी इज वेरी नोन पर्सनालिटी। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली ओपरा विनफ्री मारूफ टीवी होस्ट हैं, अदाकारा हैं, मुस्तनिफा हैं, कारोबारी शख्सियत हैं और अमेरिका की अमीर तरीन और बासर खवातीन में से एक हैं। और उन्हें गोल्डन ग्लोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाली भी वो कहा जाता है कि पहली हॉलीवुड की स्याफाम खातून हैं। और अगर बात की जाए उनके करियर की तो 19 साल की उम्र में वो न्यूज़ एंकर बनी। 1977 में जो है वो मॉर्निंग शो उन्होंने होस्ट किया जिसका नाम था पीपल आर टॉकिंग। और ये बाल्टीमोर जो स्टेट है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया एग्जैक्टली। 1984 में टॉक शो है जी शिकागो AM जिसकी मेजबानी के लिए वो शिकागो चली गई थी और उनकी दिलचस्प शख्सियत ने प्रोग्राम को तेजी से फिर कामयाबी में बदल दिया और फिर 1985 में उस प्रोग्राम का नाम बदल के द ओपरा विनफ्री शो रख दिया गया। और उन्होंने 1986 में टीवी प्रोडक्शन कंपनी, फिर 1990 में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई। इस तरह उन्होंने मुतादिद फिल्मों में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट और फिर अदाकारा के तौर पर भी काम किया। उन्होंने 1996 में एक ऑन एयर बुक क्लब की बुनियाद डाली और कई किताबें शाया की। वो सिर्फ एक मीडिया पर्सन ही नहीं है बल्कि समाजी शख्सियत की हैसियत से भी अपनी पहचान रखती हैं और वो अब तक $3 बिलियन से ज़ायद रकम समाजी बहबूद के सिलसिले में तालीमी इदारों पर खर्च कर चुकी हैं और तकरीबन $2.9 अरब की जायदाद की मालिक हैं। और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमारे नाजरीन शायद नहीं जानते। शी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। स्कॉलरशिप पे वो पढ़ती रही हैं अपना जितना भी उनके अगर तालीमी उसकी हम बात करें, टेन्योर की बात करें, उसके बाद फिर उन्होंने एक ब्यूटी जो है ना कॉन्टेस्ट होता है ब्लैक वेमेन का, उसमें भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, जीता नहीं लेकिन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो उनको 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑल्दो शी कुडंट विन बट नॉमिनेशन इटसेल्फ अगर हम ऑस्कर की बात करें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर ये कहा जाता है कि 19 साल की उम्र में जब इन्होंने अर्निंग शुरू की एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एज न्यूज एंकर तो कहते हैं कि इनको कुछ नहीं उस तरह से पता था लेकिन इनका पैशन बहुत ज्यादा था और ये बहुत मेहनत करती थी और बारीकियों में जाती थी। अच्छा, अगर हम ऑन एयर आते हैं या हम टीवी के सामने आते हैं तो हमारा बहुत कम लोगों का इस तरह का इंटरेस्ट होता है कि ऑफ कैमरा जाकर देखें कि क्या काम हो रहा है। तो इनके बारे में मैं इनका आर्टिकल पढ़ रही थी। ये कहती है कि जी मैं अपने प्रोग्राम के बाद जाके देखती थी कि ऑफ कैमरा किस तरह से काम होता है, किस तरह से पीसीआर में लोग बैठते हैं, किस तरह से कैमरा में स्विचिंग होती है ना। जब भी स्पेसिफिक मतलब टीवी मीडिया को लेकर नहीं, वैसे भी आप जिस मर्जी फील्ड से आपका ताल्लुक है, जब तक आप उस पूरे एनवायरनमेंट के रंग में रंग नहीं जाते, जब तक आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं, आप उस तरह से लुत्फानंदोज हो ही नहीं सकते, ना ही वो लर्निंग आपकी हो सकती है। अब हम चूंकि स्क्रीन पर हैं और टीवी एंकरिंग की हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि जो कैमरा है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस तरह से ये काम करता है, प्रोडक्शन टीम किस तरह से काम करती है, मतलब एग्जैक्टली वो उस तरह से हमें निटी-ग्रिटीज का पता होना चाहिए लेकिन बेसिक जो निटी-ग्रिटीज है उनको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ये फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन विमेन है जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो अमेरिका में खोला। That's very interesting of her and I personally adore and admire her। मुझे बहुत पसंद है। खैर जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
मुल्क की सियासत सूरत हाल की क्या है, और महंगाई की अगर बात करें तो हमारे अवाम जो हैं वो महंगाई के सताए हुए हैं। मईशत की अगर बात करें तो उसकी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है, और फिर खेलों के मैदान से किस तरह की खबरें आ रही हैं। आलमी अगर मंजरनामे की बात करें तो वहां क्या हलचल मची हुई है, इस पर एक नजर डालते हैं। सियासी महाज गरम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के तेवर बिगड़ने लगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर भी लफ्जी तीर बरसा दिए। जियाले चेयरमैन ने पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड की दोबारा डिमांड कर दी। एमक्यूएम का सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। लीगी कायद वापसी के लिए पुरजोश। नवाज शरीफ 16 माह की कारकर्दगी के बजाय साबिक अस्करी क़यादत और जजेस के खिलाफ नया बयानिया ले आए। आइंदा इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी का भी दावा कर दिया। मूसलाधार बारिशों की सर्दियों को सलामी। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बादल बरसने की पेशगोई। कौमी पेसर की नई इनिंग्स का आगाज। शाहीन शाह अफरीदी अपनी दुल्हनिया घर ले आए। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन शाह और अंशा अफरीदी का निकाह रवा बरस फरवरी में हुआ था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आपको बताएं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल बनाने का ख्याल जहां कैंसर के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात हर फर्द के लिए बिला इम्तियाज हों, लोगों को एक नामुमकिन सी बात लगती थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के ताउन और चेयरमैन PTI की लगन से पाकिस्तान का पहला अस्पताल भी बन गया और यहाँ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से 75% से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज भी हो रहा है। मुखय्यर पाकिस्तानी अवाम के ताउन से लाहौर के बाद पेशावर में दूसरा शौकत खानम अस्पताल 2015 में अवाम के लिए खोल दिया गया और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, क्योंकि इस वक्त तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कराची में ज़ेरे तामीर है। इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। लाहौर के बाद पेशावर में शौकत खानम बनाया गया और अब कराची में ज़ेरे तामीर है। बताइएगा कि तीसरा हॉस्पिटल कराची में बनाने की क्या वजह थी? 2 मेन वजह हैं जी। एक तो ये कि पिछले 35 साल से कराची के लोगों ने हमेशा लाहौर के और पेशावर के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और हमारी बहुत देर से कोशिश थी कि वहाँ पे भी हम सर्विस प्रोवाइड करें। एंड ऑब्वियसली सेकेंडली कराची सबसे बड़ा हमारे मुल्क का शहर है। ये अस्पताल ना सिर्फ कराची के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लेकिन पूरे सिंध के और जनूबी बलूचिस्तान के, जब तक कि चौथा हॉस्पिटल कोयटा में नहीं इंशाल्लाह बनता। आसिम साहब, अगर कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो कितने पेशेंट्स को एनुअली हम कह सकते हैं कि शौकत खानम कराची में ट्रीट किया जा सकेगा? तो आई थिंक जैसे आपने भी मेंशन किया, ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में। हमारा एस्टिमेट है कि जब ये जाएगा इंशाल्लाह फुली फंक्शनल होगा तो इसमें 10 से 15 हज़ार नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल ट्रीट किए जाएंगे। अभी तक हम लाहौर और पेशावर में मिला के हर साल तकरीबन 12,000 नए मरीज लेते हैं, तो इससे काफ़ी डबल से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी हो जाएगी इस एक हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जदीद सहूलियात हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मरीजों का इलाज किया जाएगा और एक आम आदमी को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी? तो हमारी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तमाम मरीजों को ये देखे बगैर कि वो खुद पे कर सकते हैं या नहीं। 75% से ज़्यादा मरीज जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं, 25% पेमेंट खुद करते हैं। तो हमारा हमेशा बहुत फोकस रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। कराची के हॉस्पिटल में लेटेस्ट डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए भी मशीनें होंगी और लेटेस्ट जो इलाज के लिए मशीनें और इक्विपमेंट और पर्सनल जो होंगे वो ज़रूरी हैं, क्योंकि अमला सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है। मशीनें तो फिर आप कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन एक हाईली ट्रेंड डेडिकेटेड क्वालिफाइड अमला को रिक्रूट करना और रिटेन करना सबसे मुश्किल काम है और वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कराची के लिए। आसिम साहब, ये बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी देर में ये हॉस्पिटल फुली ऑपरेशनल होगा? ये बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा। तकरीबन 1 साल का या 10 महीने का और काम अभी है इसमें कि इसकी फिनिशिंग हो। इस वक्त इसकी एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग वगैरह लग रही है। इक्विपमेंट हमने परचेस करना ख़रीदना शुरू कर दिया है वेस्ट से। सारा ये इक्विपमेंट बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी रही हैं पिछले साल भर में इंपोर्ट्स पे, इकोनॉमिक सिचुएशन। सो ये सारा बहरहाल प्रोसेस शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंदर
कराची का हॉस्पिटल खुल जाएगा इंशाल्लाह। सर अगर बजट की बात की जाए तो इस सारे प्रोजेक्ट पर कितना आपका खर्चा हुआ है और कितना भी आपको और चाहिए इसके लिए? अगर तो कराची प्रोजेक्ट का जो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि टोटल बजट 30 अरब रुपए है, जिसमें से हम तकरीबन 9 और 10 अरब के दरमियान खर्च चुके हैं और तकरीबन 20 या 21 अरब रुपए अभी और हमें चाहिए और दरकार, ठीक है, ताकि ये फिनिशिंग का काम ख़त्म हो और इक्विपमेंट जो कि बहुत महंगी है। फॉर एग्जांपल रेडिएशन की मशीनें हमने 10 मशीनें लगानी हैं कराची में, लाहौर में 5 हैं, तो कराची में हर चीज़ दुगनी है लाहौर से। एक रेडिएशन की मशीन जो है वो तकरीबन 75 करोड़ रुपए की आती है और उस तरह की 10 मशीनें वहाँ लगेंगी। 75 करोड़ की एक मशीन, ओके। और उसके अलावा CT स्कैनर, पेट स्कैन, MRI, मुख्तलिफ और चीज़ें, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमेशा 35 साल अब हो गए हैं लोगों को, क्योंकि उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह खर्च होता है और वाकई मुस्तहक मरीजों का इलाज किया जाता है, ये देखे बगैर कि वो पे कर सकते हैं कि नहीं। तो हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें आतियात और ज़कात इकट्ठी होती हैं और हर साल हम ज़्यादा मरीज ट्रीट कर सकते हैं। आसिम साहब, मेरे ख्याल से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बड़ा खुल के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मामले में, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। That's right. So इस वक्त जो हमारी डोनेशन ज़कात और अतियात जो हैं वो तकरीबन 55% हमारे बजट का उस ज़कात और अतियात से आता है। उसमें से 45% से 50% तकरीबन इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं। अच्छा, तो हम 7 मुल्कों में, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हम रजिस्टर्ड चैरिटी हैं ही, इसके अलावा UK, US, UAE, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे में भी हम इस वक्त रजिस्टर्ड हैं एज ए चैरिटी। सो अगर वहाँ कोई डोनेट करता है तो उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 75% जो लोग हैं वहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होता है और उनको पे नहीं करना पड़ता, जबकि 25% 25% ऐसे लोग हैं जिनको पे करके इलाज करवाना पड़ता है। तो क्या कोई फैसिलिटीज़ में फ़र्क है? क्योंकि एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि अगर हम पैसे खर्च के जा रहे हैं तो क्या हमारी फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी या सबके लिए इक्वालिटी है? हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी, जो मैंने जिक्र किया पहले भी, और इक्वालिटी। एक दफ़ा जब पेशेंट एक्सेप्ट हो जाएं फॉर ट्रीटमेंट, उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट दी जाती है, वही डॉक्टर्स देखते हैं उनको, वही टेस्ट होते हैं, वही दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा। जहाँ वो दाखिल होते हैं कमरों में वो भी एक जैसे होते हैं। हमारे तमाम कमरे 2 मरीजों के लिए होते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन कि एक मरीज एक बेड पे पेइंग पेशेंट लेते होंगे और एक पे सपोर्टेड। डॉक्टर्स और नर्सेज को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ताकि सबकॉन्शियस भी कोई बायस ना हो सके। आसिम साहब, अतियात की हम बात कर रहे थे कि अतियात जो है वो बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली। शौकत खानम किस तरह से ये मेक श्योर करते हैं कि उनके पैसे सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं? पहली बात तो ये कि पिछले 30 साल से जब से हॉस्पिटल खुला है, हमारे तमाम हर साल के ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो हमारी फर्ग्यूसन्स, पाकिस्तान की लीडिंग ऑडिटिंग कंपनी है, वो हमारा ऑडिट करती है हर साल और वो ऑडिट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सारे हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स, तो कोई भी देखना चाहे। सिमिलरली जो हमारी ओवरसीज़ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, वो भी ऑडिट इसी तरह होती हैं। इसके अलावा सबसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी आए हॉस्पिटल, आके खुद लोगों से मिले, पूछे कि आपका इलाज फ्री हो रहा है कि नहीं, और यही यकीन है लोगों का, बिकॉज दे नो, क्योंकि अब लाखों परहैप्स मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियां हॉस्पिटल से टच हो चुकी हैं। अब हज़ारों लाखों लोगों का इलाज हो चुका है, कई मिलियंस का ब्लड टेस्ट तो लोगों ने कराया हमारे लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर नेटवर्क से, एंड सो ऑन। सो सब यह जानता है किसी को जिसका इलाज हुआ है या उनका खुद इलाज हुआ है, तो वो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स। बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो शौकत खानम में लोग दिल खोल कर ज़कात व अतियात देते हैं, डोनेशंस देना भी चाहते हैं। सर, वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं ज़कात व अतियात देना चाहते हैं, क्या तरीकाकार है और उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? कई तरीके हैं डोनेट करके। सबसे आसान तरीका है जो हम हमेशा कहते हैं, जो टीवी देख रहा है वो 777 पे एक ब्लैंक SMS भेजे जी, तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलते हैं। ओके। 5 SMS भेजें तो आपके नाम की एक ईंट लग गई कराची के हॉस्पिटल में। 0800 11 पे आप फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आपसे कैश या चेक आके घर से कलेक्ट करेंगे और आपको एक पक्की इलेक्ट्रॉनिक रसीद देंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं बैंकिंग ऐप के ज़रिए। हम मुल्क के हर बैंक में हमारा अकाउंट है, आप कहीं पे भी जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और तमाम डिटेल्स इस वक्त हमारी स्क्रीन्स पे भी आ रही हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वेबसाइट का लिंक आ रहा है, उसके साथ फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है।
आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं और डोनेशंस जो हैं वो अपनी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सबको ज़रूरत है। और जो हमारे बिलखसूस वो मरीज़ के जो इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो काम करना चाहते हैं और जो उनकी ये जो मोहलिक बीमारी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो शौकत खानम जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट उसका तरीक़ाकार है। डॉक्टर आसिम साहब ने खुद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इन डिटेल और वाज़े तौर पर बताई हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर यकीनी बना सकते हैं इस बात को कि आपका जो दिया हुआ पैसा है, जो आपकी एहतियात हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त जगह पर लग रही हैं। तो डॉक्टर आसिम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। टुडे इन हिस्ट्री हमारा सेगमेंट है और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के अदाकार यूसुफ खान की, जिनकी आज 14वीं बरसी है। यूसुफ खान ने निस्फ सदी तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन को अपना गर्विदा बनाए रखा। 1970 की दहाई उनके अरूज का ज़माना था, जब उन्होंने गरनाता, खतरनाक, सीधा रास्ता, हथकड़ी, शरीफ बदमाश, वारंट, हशर नशर और जिद्दी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकाराना सलाहियतों को मनवाया। वो तवील अरसे तक मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं। आइए देखते हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट। और अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। महंगी गाड़ियां रखने के शौकीन अफराद जो हैं वो अक्सर हमें फिक्रमंद नजर आते हैं उनकी हिफाजत के लिए। इस मकसद के लिए जदीद सिक्योरिटी लॉक्स एंड ट्रैकर सिस्टम्स भी लगाए जाते हैं और उन्हें चोरी होने से बचाया जाता है। लेकिन अगर गाड़ी को चोरों और डकैतों से बचा लिया जाए वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात भी हमें जो है ना उससे भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं और उससे भी हमें अपनी गाड़ी को बचाना होता है। वो तमाम लोग जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं मगर उनके पास हिफाजत के लिए उस तरह से गिराज मौजूद नहीं है, तो इनका ये मसला हल करने के लिए कंपनी ने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का ऐसा मजबूत कवर बनाया है कि इस पर भारी सीढ़ी, मोटर टायर, हथौड़े समेत कई भी अगर आप औजार इस पर रखते हैं, फेंकते हैं या फिर इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये ना ही इसका वो जो कवर है ना ही फटेगा, ना ही उसको कोई तोड़ सकता है। ट्विटर पर एक 50 सेकंड की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लाल रंग की चमचमाती हुई फरारी गाड़ी खड़ी है और उस पर प्लास्टिक कवर चढ़ाया है। वीडियो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ जिन साहब की ये फरारी होगी उनके दिल पर उस वक्त क्या बीत रही होगी कि जब इस कवर का ट्रायल लिया जा रहा है फरारी के ऊपर। आई एम श्योर ये हेल्प आउट करे कुछ आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों। अजीम, ये पाकिस्तान में कवर की बहुत जरूरत है। वजह यह है कि अगर घर में आप गिराज में गाड़ी खड़ी करते हैं, एक आप बाहर खड़ी करते हैं क्योंकि घर में अक्सर स्पेस नहीं होती, आपके पास गिराज है ही नहीं, तो फिर जो बच्चे बाहर गली मोहल्ले के वो आपकी लाइंस जो मार देते हैं ना आपकी गाड़ी के ऊपर बड़े कैजुअली चलते फिरते, तो ये पाकिस्तान में इस कवर की शदीद जरूरत है और मुझे इस कवर की शदीद वैसे एक ऐसा कवर बना लेना चाहिए कि जो कवर हर वक्त गाड़ी के ऊपर ऐसे रहे और आप गाड़ी चलाते हुए कवर समेत आप जहाँ जाना चाहिए। वैसे जो आजकल पाकिस्तान की अगर हम बात करें और अगर पंजाब की बात करें, जो आप अपनी गाड़ी सर्विस करा के निकलते हैं और आप बस बारिश वाले पानी से जब गुजरते हैं तो गाड़ी की जो हालत है वो बुरी हो जाती है। तो आई थिंक ये तो बारिश की वजह से और आजकल लाहौर शहर में सड़कों की जो हालत हुई है ना, जो अंडरपासेस का सिलसिला जारी सारी है, तो हर जगह पे इस वक्त इस बहुत जरूरत है भाईजान इस कवर की। बस जल्दी से हम पाकिस्तान में भी इसको मंगवा लें। और जल्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम जल्दी से एक ब्रेक भी ले लेते हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शोबिस की दुनिया से। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सजने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में होने वाले एक आलमी मेला जो है वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सजेगा और इस फेस्टिवल में आलमी रहनुमा समेत तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। इस मेले का थीम दुनिया एक खानदान है। दुनिया भर में जो हम बात करते हैं सकाफती रंग की नुमाइंदगी करने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के स्टेज पर पाकिस्तानी दस्ता भी अपने मुल्क की सकाफत जो है उसको पेश करेंगे। और जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो अजीम हमारा कल्चर बहुत रिच है और ये पहला मेला नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि इससे पहले भी। और अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स अपने नाजरीन के साथ शेयर करें तो पाकिस्तानी दस्ता मारूफ कोरियोग्राफर वहाब शाह की क़यादत में परफॉर्म करेगा और ये परफॉर्मेंस एक सूफ़ी नज़्म पर दी जाएगी जिसे यूसुफ बशीर कुरैशी साहब ने तहरीर किया है।
और उन्हीं की मशहूर कुन आवाज़ में इसे पेश किया जाएगा। इसके अलावा इसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने साल में मेले में हिस्सा लिया है। इससे पहले भी 2016 में भारत में मुनक्किद होने वाले इस इवेंट के तीसरे एडिशन में भी पाकिस्तान पुरजोश परफॉर्मेंस पेश कर चुका है। ताहम एक बार फिर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी होने जा रही है और इस फेस्टिवल का मकसद दुनिया भर से मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा की भरपूर सकाफ़ती रिवायात की नुमाइश करके मुख्तलिफ लोगों और पस मंज़र के माबैन जो गहरी तकसीम है वो ख़त्म करना है और ह्यूमैनिटी और जो एक कहते हैं कि एक ख़ानदान के तौर पर इसको आगे बढ़ाना, इस कॉन्सेप्ट को, इस पर बात करते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तानी दस्ता जो है वो अपनी सकाफ़त चूँकि पेश करने जा रहा है। हमारे साथ अदाकार और मारूफ फैशन डिज़ाइनर यूसुफ बशीर कुरैशी साहब सुनो पाकिस्तान का आज हिस्सा बने हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला, हमें वक्त दिया। ये बताइएगा इस कॉन्सेप्ट से मुतल्लिक कि पाकिस्तान अब सकाफत अपनी पेश करने जा रहा है इंटरनेशनल अरीना पे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार सर, कैसी तैयारियां हैं? अस्सलाम वालेकुम। तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी तरफ से यहाँ से। ओके। और अनफॉर्चुनेटली ये था कि इसका हम लोगों को इतना वक्त नहीं मिला, ना वहाब को ना हमारी पूरी टीम को, और ख़ुद से ही करना पड़ा। आई मीन देयर वाज नॉट मच सपोर्ट, लेकिन हमेशा इसी तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ये वो कदम है जिनसे बहुत सारे कदम जुड़ते हैं। तो यू नो बहुत अच्छी तैयारी गई, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा किया। लुकिंग फॉरवर्ड वहाब का जो है एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। जी अच्छा सर, पाकिस्तानी दस्ते की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से जो परफॉर्मेंस पेश की जाएगी उसका थीम क्या है, क्या कहानी है? देखिए थीम तो यही था कि लाल रंग रिप्रेजेंट करता है प्यार का, और प्यार की थीम, और ये धरती है ही प्यार की। यहाँ हर चप्पे में एक सूफी आबाद हैं, दफन नहीं कहूँगा, आबाद हैं। तो ये तो वो खित्ता था जो चुना गया, खुदा ने चुना, और हमको इसी मोहब्बत की कहानी से रिप्रेजेंट करना है। जो हम लोगों की एक्सट्रीम कहानी दिखाई जाती है वो हम हैं नहीं। तो अब दुनिया को हमने अपना असल रंग, जो हमारा रंग है प्यार का, वो दिखाना है और मुख्तलिफ अंदाज से दिखाना है। यूसुफ साहब, जिस नज़म पर ये परफॉर्मेंस होने जा रही है वो आपने लिखी है, उसका थीम क्या है? अगर आप वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, और अगर एक दो लाइन उस नज़म की आप पढ़ना चाहें सर। देखिए वो भी एक प्यार की कहानी है, एक दास्तान है, ये कारवान है। और जब हम लोग बैठे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे हम लोग सब, तो यही सबका वही था कि हम लोगों ने कोई ऐसी बात करनी है जिसमें कोई जजमेंट ना हो। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जो कि हमारे हमसाए मुल्क का बेसिकली बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ कोई ना करें कि जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, हमारे लोगों की इज़्ज़त में या हमारे वक़ार में कोई कमी ना आए, और वो भी अफेंड ना हो। तो इस वक्त सिर्फ प्यारी की बात कर सकते, तो हमने वो प्यारी से समझाई, और उसी वक्त मेरा ख्याल है हम लोग, मैं वहीं बैठा होता, वहीं कुछ लिखा जी, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से कंपोज करवाया। तो सर उसके कोई लिरिक्स आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे पास अभी आपने मुझे लाइव बिठाया हुआ है, तो मेरे पास चले कोई मसला नहीं है सर। हम ये वर्ल्ड फेस्टिवल की थीम की थोड़ी, लेकिन आप लोग सब सुन सकेंगे वो। हाँ जी जी जरूर जरूर, हमें इंतजार रहेगा। अच्छा सर, अगर वर्ल्ड फेस्टिवल की थीम की बात की जाए तो इसका थीम है दुनिया एक खानदान है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, एक खानदान की तरफ ही जा रहे हैं। अब पहले जो था जितने इंस्टीट्यूट्स थे इन्हीं की बुनियादों के ऊपर हम लोग एक दूसरे को जज करते थे। अब जजमेंट बहुत ख़त्म हो रही है। अब देखें लोग वाकई मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। जो असल बात थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, और उनसे पहले जो नबी थे उनकी बात थी, वो सब लोगों को जोड़ने की बात थी। उन्होंने रंग में, उन्होंने नस्ल में, उन्होंने ज़बान में फ़र्क नहीं किया। और दुनिया वापस उसी तरफ जा रही है, क्योंकि देखा बाकी चीज़ें देख ली कि हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, हर किस्म की कॉर्पोरेट फार्मिंग और मैकडॉनल्ड्स खा के देख ली, और सब वापस आ रहे हैं बंद कबाबों के ऊपर। और क्या तो हम भी उसमें अपने अपने कदम शामिल करेंगे, अच्छी चीज़ है जी। अच्छा यूसुफ साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए सूफी रक्स को ही क्यों चुना गया, इसका इंतखाब क्यों किया गया, एंड व्हाई कलर रेड स्पेसिफिकली, अगर हम इसकी भी बात करें? The color red represents love. जी. So and it's universal. ये खून का रंग है और ये प्यार का रंग है।
और इसमें कोई तफरका नहीं है, चाहे वो काला हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, उसका रंग लाल ही होना है। तो इट इज़ वन फैमिली, सो लाल रंग इसीलिए तजवीज़ किया गया, इसी वजह से लेके आया। और इसमें झलक है सफ़ेद की, जो कि अमन की बात करते हैं, जो कि पीस की बात करते हैं, जो कि जुड़ने की बात करते हैं। तो प्यार से जोड़ने का दस्ता है जी। यूसुफ साहब, वार्डरोब भी आपने डिज़ाइन की है, उसका थीम क्या है सर, वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। जी जी, वो भी बिल्कुल कुछ कुछ आधा मलंग, कुछ आधा सूफी, आधा कंटेम्प्रेरी, इसी तरह का। वो लाल चूड़े और लाल धोतियां हैं और उसी में वो रक्स करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और वहाब जो हैं वो आइवरी में होंगे, वो निशान है अमन का, वो निशान है पीस का। जी। यूसुफ और वो साहब, पूरे प्यार के दस्ते को पीसफुली लेके जाएंगे। हम वैसे वो क्लिप्स अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आइडिया देने के लिए अपने नाजरीन को कि कलर रेड के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होने जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पोलराइजेशन भी बहुत है दुनिया में, जहाँ इतने दंगे फसाद और ये सब हो रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स होना बड़ी शानदार बात है, जहाँ पर यूनिटी की बात की जाए और फिर एक ख़ानदान का जो एक थीम है उसको लेकर ये फेस्टिवल चल रहा है। तो इस फेस्टिवल के बारे में बिलखसूस क्या कहेंगे, और दूसरा इस तरह के मज़ीद जो फेस्टिवल्स हैं वो भी होने चाहिए? देखें, ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और इट्स बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैंने इंडिया में भी 2016 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वहाँ, और वहाँ 3.5 मिलियन लोग थे दिल्ली में, 35 लाख लोग, और 168 कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट इसका रिप्रेजेंटेशन थी। और सबने अमन से एक दूसरे की बातें सुनी, देखी, और बहुत ही खूबसूरत इवेंट था। और होपफुली इंशाल्लाह ये भी जो होगा, और हमें इंस्पिरेशन, हम खुद एक इंस्पिरेशन है, और हमें इस किस्म के इवेंट्स से सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पूरी दुनिया को, कि इस किस्म के इवेंट्स हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। और हर वक्त होते रहने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड फेस्टिवल की बात करें तो जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, और उन पे इंट्रिकेट डिटेल्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी उस पर जो है ना वो अटेंशन टू डिटेल है। सर, ये भी बताइएगा कि एक्सेसरीज किस तरह की होंगी? जिसके अंदर एक्सेसरीज जिस तरह हमारे इट्स इंस्पायर्ड बाय द जो हमारा यहाँ का सूफी धमाल मज़ार कल्चर है, उससे कहीं ताले लगे हुए हैं, लेकिन सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। कहीं घुंघरू हैं, और मैं हमेशा से खुद भी हमेशा घुंघरू पहने रहता हूँ। मुझे बचपन से घुंघरू से एक इन्फैचुएशन थी कि घुंघरू वही इंसान पहन सकता है जो दिलेर हो, जो अनाउंस करके आए, क्योंकि चोर कभी घुंघरू नहीं बांधेगा। हाँ जी, तो दिलेर घुंघरू बांधते हैं। तो ये दैट्स व्हाई उसके अंदर बहुत सारे घुंघरू हैं, ये दिलेरों का टोला है। जबरदस्त। यूसुफ साहब, वैसे आप जैसे जो लोग हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे कल्चर की, हमारे मुल्क की, एक सॉफ्ट इमेज जो उभारते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो ये कहिएगा कि इस तरह के इवेंट्स यकीनन आपने मुतादिद बार अटेंड किए होंगे। पाकिस्तान कब होस्ट करेगा इस तरह के किसी इवेंट को, जब दुनिया भर से लोग अपनी सकाफत के रंग यहाँ पर दिखाएं? आपने कह दिया, बस सब देखें, सिर्फ सोच की बात है। हमें सोचने से डर लगता है। जैसे ही सोचते हैं तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो कभी नहीं होगा। आपने सोच लिया तो हो जाएगा। आज का ये प्रोग्राम भी एक इवेंट ही समझें, और क्या है, लोगों को जोड़ने की बात है। हमें उसके लिए कोई दस्तरखान या हमारे उसके लिए शामियाने थोड़ी कुछ चाहिए, हमें उसके लिए सिर्फ नियत चाहिए। हर घर में ये इवेंट होना चाहिए और रोज़ाना इवेंट होना चाहिए। जी, ज़बरदस्त। सर, जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, और आप जिस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनली भी, क्या कहेंगे अपने कल्चर के हवाले से, कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को ओन करना? देखें, अगर मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जहाँ का दरख्त होता है ना वहीं फूलता फलता है। मैं यहाँ का दरख्त हूँ, मैं यहाँ का बीज हूँ, और हमारी सकाफत 5000 साल पुरानी नहीं है। मेहरगढ़ 15000 साल पुराना है। तो हम तो सबसे पुराने सिविलाइज्ड लोग हैं। हम कैसे इतने अनसिविलाइज्ड हो गए? तो हमने तो अब लोगों को वाकई बताना है कि हम लोग कौन थे। हम तो पता नहीं किस रास्ते पे चले गए, और ये वापस से उसी शान शौकत पे आना है। वापस PIA ने कम फ्लाई विद अस होना है। ये सारी चीज़ें वापस होनी है। ये नहीं, बेहतरी उस वक्त आती है जब बहुत ख़राबियाँ आ जाएं। अगर सब अच्छा हो तो फिर उससे क्या अच्छा हो। तो अब वक्त आ गया। अब हमारी नई नस्ल देखें, सच्चे हैं, जो सच्चे हैं वो अच्छे हैं। जिसने सच बोला वो वली ठहरा। तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें अपनी नई नस्लों से
इन बच्चों से जो कि सच मांगते हैं, हर चीज़ में वो सवाल करते हैं। हमें तो सवाल करने से डर लगता था। जी, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ साहब, आपने वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को ये वक्त दिया आज। और हिना, आई एम वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान जो है वो एक रेड कलर में, रेड थीम के साथ एक सूफी अंदाज में जो है वो अपनी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करेगा। और जहाँ पर दुनिया के 29 ममालिक मेरे ख्याल से शिरकत कर रहे हैं, तो इट्स गोना बी एक्साइटिंग। डिफरेंट कंट्रीज हैं। 29 सितंबर से इनफैक्ट शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर तक होगा। डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पर हैं। और अगर हम और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि वहाँ जो कोरियोग्राफी कर रहे हैं उनको भी किसी दिन उनको भी हम बिल्कुल मदू करें। और फिर इस फेस्टिवल के बाद फिर से हमारी ये कोशिश होगी कि हम सर से बात करें और उनसे डिटेल्स लें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और जब हमने ये बात की किस तरह के इवेंट्स का, इस तरह के फेस्टिवल्स का पाकिस्तान में भी होना बहुत जरूरी है, तो उनका बड़ा ही एक पॉजिटिव जेस्चर था। पॉजिटिव जेस्चर ये कि ब्रेक होना भी बहुत जरूरी। हाँ जी, हमारे लिए पॉजिटिव जेस्चर ये है कि हम ब्रेक ले लें क्योंकि एड्स भी भाई बहुत जरूरी है। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करते हैं मुल्क भर में तेजी से फैलती हुई आंखों की बीमारी, जिसको आशूबे चश्म कहा जाता है। और ये बीमारी चंद दिन पहले हमने सुना कि कराची में शुरू हुई, और फिर इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो पूरे सिंध में ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गई। और अब लाहौर समेत पंजाब के कई इजला में जो है ये फैल चुकी है। और रोजाना जो है वो बहुत सारे मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आशूबे चश्म है क्या, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा अली तैयब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम तो काफ़ी अपने लोगों को ये देख रहे हैं कि जो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले हमारे लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये आशूबे चश्म है क्या। तो सर ये बताएं ज़रा कि क्या चीज़। ये आशूबे चश्म जो पिंक आई जिसको कहते हैं, ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये नॉर्मली जो है वो 5 साल की उम्र के बच्चे या उनसे कम की एज के बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे स्कूल्स के अंदर, डे केयर्स के अंदर ये बहुत रैपिडली फैलता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स और कोई ऑफिस होते हैं जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट हो, उसके अंदर ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होता है। ये मेजॉरिटी लोगों के अंदर खुद ही से ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब ये ना कहें कि परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे जो अवाम है ना, उन्होंने रिलैक्स हो जाना है। और मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी अजीम भी बता रहे थे कि ग्रोसरीज करने ये गए, मैं एक मेडिकल स्टोर पे गई। आप यकीन माने कि मेडिकल स्टोर वाले को हुआ है और वो दवाइयां बेच रहे हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों को थोड़ा डराना भी जरूरी है ताकि वो एहतियात करें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि अगर किसी को हो जाए तो बेहतर यही होता है कि वो फ्यू डेज अपनी कोई काम है या बच्चा स्कूल जाता है तो वो ऑफ कर ले। इसमें आपकी ओवरऑल हाइजीन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हैंड हाइजीन और फेशियल हाइजीन। आपको अपने हैंड्स वॉश रेगुलरली और ज़्यादा आप इंटरवल्स पे करें, कम इंटरवल्स के ऊपर। और अपना फेशियल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इसका ज़्यादा कॉन्टैक्ट सिक्रीशन से होता है। जैसे आपकी जो आँख की सिक्रीशन है, अगर आपका हैंड उसको टच कर गया और वो आपने इन्फेक्टेड आपकी सिक्रीशन हाथ पे आके आप किसी सरफेस को टच करें तो उससे वो वायरस काफ़ी देर उस सरफेस के ऊपर सर्वाइव करता है। तो इस तरह कोई और भी उधर टच कर लेगा तो उसको भी होने का चांस होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे आप डायबिटिक हैं, तो उसमें आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। तो इसमें ज़्यादातर मेनली हम यही कहते हैं कि अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है तो आंख को टच करने के बजाय आप उसको बर्फ़ की टकोर कर लें, कोल्ड कंप्रेसेस कर लें। अगर आपको आंख के अंदर कोई खारिश, कोई रड़क या बहुत कोई इरिटेशन या इचिंग हो रही है उस कंडीशन के अंदर। बाकी ये है कि आप अपनी क़ुव्वत मदावत इम्यूनिटी को बेहतर करें। हमजा साहब, ये सिर्फ आप जैसे बता रहे हैं कि टच करने से जो है वो इसका वायरस वो रह जाता है सरफेस पे काफ़ी, अगर तो आपने इन्फेक्टेड आई को टच किया है और वही हाथ आप दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं, जी, तो ये क्या खांसने और छींकने से जिसको हुई भी है इस तरह भी जी उससे भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आपके सांस की नाली है, आपका नाक, आपकी आंखें, इन तीनों को ही इफेक्ट करता है। तो अगर आपका इसका बेसिकली स्प्रेड ही सिक्रीशंस के थ्रू है, खांसने से, या आप अगर आंखों का कहीं सिक्रीशन हाथ से टच हो जाए, इन दोनों से इसका स्प्रेड हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं और हमें पता चलता है कि जिनको आशूबे चश्म हो चुका है, तो क्या ये इफेक्टिव है? क्या कोई स्पेसिफिक किस्म के ग्लासेस लगाने चाहिए या कोई भी जो घर में अवेलेबल है आप लगा लें? उसमें ग्लासेस का बेसिकली एक तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि पेशेंट अपनी आइज़ को इतना टच नहीं करता, ठीक है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उससे जो है वो
क्योंकि उसकी आईज रेड हुई होती हैं, अगर उसको लाइट पड़े तभी इरिटेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो उस मामले में वो ज़रा कंफर्टेबल मरीज ज़्यादा होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है उसका, नो डाउट। ठीक अच्छा है। हमजा साहब, एक तो आपने बोला ये कंटेजियस बीमारी है, जो बंदा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसकी वजह से ये फैलती है। एक्चुअली में ये होती किस वजह से, इसका ओरिजिन क्या है, ये किस तरीके से अच्छा, ये जो वायरस होता है ना, बेसिकली इन्वायरमेंट में काफ़ी जगह पाया जाता है, जैसे ये रिवर्स में पाया जाता है, ओशन में, एनिमल्स में, हर जगह पाया जाता है। तो ये किसी भी, जैसे बताया, बच्चों में ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको कहीं से किसी इन्फेक्टेड चीज़ को टच कर लें तो उससे उनको चांस ज़्यादा होता है होने का, इसलिए बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है और बुज़ुर्गों में। बाकी ये फैलता इन्वायरमेंट से ही आपकी जो वायरस होता है। ठीक है। और ये कितना डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए? इसमें ये है जानलेवा मर्ज है ये? इसमें ये है कि जैसे बताया कि 90 to 99% लोग खुद ही से इनका मतलब रिजॉल्व हो जाता है इशू, लेकिन कुछ परसेंट होता है कि उनकी जो काली पुतली होती है, जो कॉर्निया होता है, उस पर थोड़ी थोड़ी निशान पड़ने लग जाते हैं। तो उसमें बेहतर यही होता है कि अगर आपको हो जाए तो एक दफ़ा आप कोई रेलेवेंट आपका जो भी आई स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर है उसको एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लें कि वो आपको मेडिसिन दे दे, उससे आप जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कॉर्निया इसमें इफेक्ट हो सकता है कुछ रेयर केसेस में, तो जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे आई ड्रॉप्स ही देंगे तो क्या कोई स्पेसिफिक? फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अर्के गुलाब आप आंखों में डाल लें, बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, या फिर कुछ लोग खुद भी नीम हकीम खतरा जान बने होते हैं, मतलब वो घर पे ही टोटके शुरू कर देते हैं। तो डू यू रेकमेंड होम रेमेडीज? नंबर 1। नंबर 2, अर्के गुलाब इफेक्टिव है? नंबर 1 बात ये कि बेहतर, जैसे ये मैंने पहले बताया कि एक आप रेलेवेंट स्पेशलिस्ट को चेक दिखा करा लें। लें, ठीक है। इवन अगर आपकी थोड़ी माइनर कंडीशन है वो बढ़ सकती है कि वो एक दफ़ा असेस कर लें, ठीक है। अर्के गुलाब आप डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन इसकी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो जो आपको आपका स्पेशलिस्ट है वो मेडिकेशन देगा, वो उसकी ज़्यादा इफेक्टिव क्या ट्रीटमेंट। सबकी डिफरेंट मेडिकेशन होगी? कोई एक ऐसे आई ड्रॉप्स नहीं है कि वो लिखते हैं और अभी अगर आप भी बता दें तो देखने वालों की मदद हो जाएगी? बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना, अगर आप वो आई ड्रॉप्स का नाम बता दें। उसमें एक तो बात ये होती है कि क्योंकि मरीज ने अपने आप को खुद डायग्नोस किया, तो एथिकल नहीं होता कि हम उसको ऑनलाइन मेडिकेशन का बता दें। हो सकता है कि उसको कोई और मसला चल रहा हो, हम ऐसी मेडिकेशन बताएं जिससे उसका मसला बढ़ जाए। तो इसलिए मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑनलाइन किसी को कोई मेडिसिन। ठीक है। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, जो बंदा जिसको ये बीमारी हो गई है जी, हमने ग्लासेस का जिक्र किया कि ग्लासेस पहनने से ये बचत हो जाती है कि आप अपना हाथ आंख पे नहीं लगाते हैं। जी। लेकिन अब जाहिर है लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ काम जो है, कुछ जॉब्स की नौयत ऐसी है कि वहाँ पे आप छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। और आप खुदा ना हमारी खास्ता- बात कर लें, हम हमारी छुट्टी नहीं भी कर और भी सकते कई ऐसी डॉक्टर जॉब्स हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफ हाँ जी। लेना। तो क्या सिर्फ ग्लासेस पहन के वो काम सर अंजाम दिया जा सकता है, वो ड्यूटी दी जा सकती है, या अल्लाह माफी दे जिस शख्स को ये हो गई है उसको प्रॉपर क्वारंटीन करना चाहिए था? उसमें ये है कि जैसे अगर आप फर्ज करें जॉब कर रहे हैं किसी जगह, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने किसी वजह से आईज को टच करना भी है तो आप अपने बैक ऑफ द हैंड से टच करें, फ्रंट से ना टच करें, Okay. क्योंकि आपका फ्रंट जो जनरली डोर नॉब या सर्फेसेस को टच करता है, आप अपने बैक से आईज को रब कर लें अगर आपने करना है। ग्लासेस का भी थोड़ा सा रोल है, कंफर्ट मरीज के इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें कि जो इस बंदे को हुआ हुआ है वो अपना हाथ ना मिलाए किसी से, हैंडशेक ना करे या पेन शेयर ना करे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टावल्स या वो भी बहुत एक कंटेमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या कोई खाने पीने की जो प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, इनको भी अलग कर लेना चाहिए? इनको भी कर लेना चाहिए क्योंकि हाथ तो टच हो रहा है। ओके, तो प्लेट्स, चम्मच, ग्लास आपका सेपरेट होना चाहिए। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से हमें बताया आशूबे चश्म के बारे में। और जो देखने वाले हजरात हैं, प्लीज अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अगर खुदा ना खास्ता आपको बीमारी हो जाती है तो खुद को क्वारंटीन करें, घर में रहें और बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग फिर इससे इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कह लें कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा इकदाम है सुनो पाकिस्तान का कि जो वबाई अमराज हैं उनको हम कोशिश करते हैं एड्रेस करने की, और उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ होते हैं ताकि सही मानों में रहनुमाई हो सके हमारे देखने वालों की भी। तो जी एहतियात करें, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। इना भी हम ब्रेक लेंगे और जिसने चश्मा पहना हुआ ना अजीम, उससे थोड़ा दूर ही रहे। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमेशा की तरह सुनो पाकिस्तान भर से जो यंग टैलेंट है वो अपने नाजरीन के लिए लेकर आता है, और बड़े ही टैलेंटेड सिंगर हमेशा से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही नौजवान चमकता सितारा सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बना है।
और रुहेल असगर हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह वैसे कई दफ़ा हमारे आ चुके हैं प्रोग्राम पे, शो में, तबले पे, बिल्कुल। सरफराज। सरफराज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? आप भी ठीक हैं रुहेल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या करते हैं सिंगिंग के अलावा? यू सिंगिंग के स्टडी? अलावा अच्छा मैं स्टडी करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अच्छा, 6th सेमेस्टर में। जबरदस्त। आज हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको सजाद अली खान साहब का सुनाऊंगा, हर जुल्म तेरा याद है। ठीक क्या है। बात। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ आवर फेवरेट्स बेसिकली। और अभी आप हमारे साथ ही हैं, नाज़रीन हमारे साथ ही हैं और अभी हम लेंगे एक ब्रेक। हाजिरों के ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़े टैलेंटेड नौजवान सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, रुहेल, और तबले पे हमारे साथ सरफराज हैं। हम एक और गाना भी सुनेंगे लेकिन उससे पहले कुछ अहम इंफॉर्मेशन। मैं तो सरफराज भाई से यही पूछना चाह रही हूँ, इतना टैलेंट ढूंढते कहाँ से हैं? कोई टैलेंट हंट खोलने का इरादा है? मतलब क्या कोई कंपनी बनाने का इरादा है? टैलेंट हंट को प्रमोट करने के लिए क्या कहेंगे? कहाँ से ढूंढते हैं? जी मेरी कोशिश है कि जो लोग सामने नहीं आए ना वो सामने है। सबको सामने आप नहीं लाने? जी सामने क्यों नहीं आते लोग? हाँ जी, क्यों सामने नहीं आते लोग? कैमरा शायद। दरअसल वैसे भी डरते हैं, इनके सामने नहीं आते, वैसे आ जाते हैं। तो आप बता। जी जी, जी। मैं ये पूछना चाह रहा था रुहेल से कि जब ब्रेक पे जा रहे थे हम, तब आप गिटार प्ले कर रहे थे जी। और अभी हारमोनियम हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो ये जर्नी फ्रॉम यो बॉय टू खान साहब, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आई लव म्यूज़िक और म्यूज़िक का कोई भी जॉनर है मुझे करना है, करने का शौक है, कोशिश करता हूँ। सही। तो कितनी देर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी देर से सीख रहे हैं? बचपन से ही कह सकते हैं आप, बाकायदा फैमिली में कोई मैट्रिक और के भी बाद गाता है, कोई फैमिली में और भी कहीं से नहीं, मोटिवेशन फैमिली मिलती है? में मैं ही हूँ, मुझे सुनना पड़ता है फैमिली को, बामरे मजबूरी। अच्छा। तो अब हमें क्या सुना रहे हैं आप? मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़ल सुना रहा हूँ, चुपके चुपके रात में। अरे वाह, बात। बहुत अच्छा आपने गाया, आपकी आवाज़ में एक जान है और बड़ा ही इम्पैक्टफुल ये गाना है और आपने इसको खूबसूरती से निभाया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।